बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नदीम उल हसन और आज मैं आपको वेलकम करता हूं नदीम केमिस्ट्री में। आज का हमारा टॉपिक है वेस्पर थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वेस्पर का मतलब क्या है। वेस्पर इज नोन एज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। इस थ्योरी का मकसद क्या था? देखिए, आप लोगों ने सेकंड चैप्टर पढ़ा हुआ है। सेकंड चैप्टर के अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें एटम को डिस्क्राइब किया गया है कि एटम शेल कैसे कैरी करता है, कितने करता है, ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिट क्या है, एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल, हर एक चीज वहां पे डिटेल से डिस्कस हुई है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में आपको नॉलेज हो चुकी है कि एटम क्या है या किस तरीके से उसमें कॉन्फ़िगरेशन है। अब सवाल ये है कि इसी एटम से जो चीजें बनती हैं यानी कि मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल्स की शेप कैसे होती है, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। इस थ्योरी का मेन मकसद इन शेप को क्या था, डिस्क्राइब करना कि आप किस तरीके से शेप समझ सकते हो। एंड दिस वाज द वन ऑफ द बेस्ट मॉडल जिसने बहुत ही अच्छे तरीके से ज्योमेट्री और एंगल, ये दो चीजें क्या की थी, डिस्क्राइब की थी। अच्छा, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं साइंटिस्ट की, इसके पीछे की साइंटिस्ट का क्या काम था। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सजेस्टेड। यहाँ पे दो साइंटिस्ट थे, सिडविक एंड पोवेल। इन दो साइंटिस्ट ने क्या किया था कि इन दोनों का काम ये था, या इन दोनों ने सजेशन सिर्फ दिया था कि हमें एक थ्योरी बनानी चाहिए जो किसकी बुनियाद के ऊपर होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर। इसलिए इनसे एक सवाल बना कि व्हाई दे सजेस्ट, इन्होंने सजेस्ट क्यों किया था। सजेशन के पीछे दो रीजन। पहला रीजन, इलेक्ट्रॉन पेयर, कि ये डिस्क्राइब करेगी ऐसी थ्योरी जो आपकी ज्योमेट्री को बयान करेगी, लेकिन किस चीज की बुनियाद के ऊपर, इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर। और साथ ही साथ इस इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पे होना चाहिए, वैलेंस शेल में। तो इस वैलेंस शेल और इलेक्ट्रॉन पेयर को मिला के प्लस इलेक्ट्रॉन, एक और पॉइंट, इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ साथ रिपल्जन, तो कौन कितना रिपेल करता है। तो इन तीन चीजों की बुनियाद के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्जन और वैलेंस शेल, इस थ्योरी को क्या किया था, इन दो साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया था। बाद में 1900 तकरीबन 70 में इन दो साइंटिस्ट ने 1970 के अंदर, और ये तकरीबन 1940 के करीब था, तो यही 1970 में इन दोनों ने फिर क्या किया था, इसी कॉन्सेप्ट की बुनियाद के ऊपर क्या पेश की, एक थ्योरी पेश की। और तब एक और सवाल आया, व्हाई इट कॉल्ड एज वेस्पर, क्योंकि इन दोनों साइंटिस्ट ने इसी कॉन्सेप्ट की बुनियाद के ऊपर काम किया था, इसलिए इन्होंने नाम क्या दिया, वेस्पर थ्योरी का नाम दिया। और वेस्पर को वेस्पर क्यों कहते हैं, रीजन क्या है। तो पहली बात तो ये है कि ये सारा का सारा जो काम कर रही होती है वो वैलेंस शेल के ऊपर कर रही होती है, एज दे सजेस्टेड। नंबर टू, ये सारे किस चीज की डिस्क्रिप्शन थी, रिपल्जन की बुनियाद के ऊपर थी। और रिपल्जन किन की, इलेक्ट्रॉन्स की, जो क्या थे, ऑक्युपाइड थे या ऑर्बिटल में, सॉरी बॉन्डिंग में क्या ले रहे थे, हिस्सा ले रहे थे, या वो जो कि नहीं ले रहे थे, एज अ लोन कर ठहरे हुए थे, उनके बारे में भी। तो ये इस थ्योरी का बेसिकली रीजन, वेस्पर थ्योरी से क्यों कहा गया, एंड दिस वाज द रीजन। अच्छा, नेक्स्ट डिस्क्राइब कर लेते हैं पोस्टुलेट्स। इस थ्योरी के कौन कौन से पॉइंट्स है, कौन कौन से पोस्टुलेट्स है। सबसे पहला पोस्टुलेट, मैक्सिमम डिस्टेंस। देखिए, जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है तो एक मॉलिक्यूल में एक एलिमेंट ऐसा होता है जो सेंट्रल होता है, जो मेन बंदा होता है, और फिर वो अपने इर्द गिर्द क्या कैरी करता है, बॉन्डिंग कैसे करता है। मिसाल तौर पे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसा कि नाइट्रोजन और इसके इर्द गिर्द हाइड्रोजन। अब यहाँ ये हमारा कौन सा एलिमेंट है, सेंट्रल एलिमेंट या सेंट्रल एटम है। तो इसने कहा कि मैक्सिमम डिस्टेंस ऑक्युपाई होगा जब सेंट्रल एटम के बीच सारी चीजें होंगी। वजह वजह ये होती है कि यहाँ ये भी इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा, ये भी करेगा, ये भी कैरी करेगा, तो उनकी वजह से क्या होगी, रिपल्जन होगी। और इसी रिपल्जन की बुनियाद के ऊपर ये करीब होने के बजाय क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे। जितना मैक्सिमम डिस्टेंस ये ऑक्युपाई कर सकते हैं, उतने मैक्सिमम डिस्टेंस से ये दूर दूर चले जाएंगे। उसके बाद हम लेते हैं एग्जांपल इस चीज की। देखिए, बैरियम क्लोराइड को अगर मैं ड्रा करूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आएगा, बी एक साइड पे क्लोरीन और यहाँ दूसरी साइड पे क्लोरीन। ठीक है, इन दोनों में मैक्सिमम डिस्टेंस इतना ही आ सकता है, तकरीबन 180 का। अगर इन दोनों में एंगल 180 से कम होता है, 160, 120, 130 कुछ भी होता है, तो इनमें रिपल्जन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो जब रिपल्जन ज्यादा होगी तो अनस्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसीलिए इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन उन्हें इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम से गिर इस तरीके से ऑक्युपाई होंगे कि अपना मैक्सिमम डिस्टेंस कैरी करेंगे। अदर देन दिस, द सेकंड पॉइंट वाज रिपल्जन। ठीक है, रिपल्जन की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन्स तो होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन दो किस्म के हो सकते हैं। पहला,
इलेक्ट्रॉन होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन सॉरी बॉन्डिंग पेयर, या हम कह सकते हैं बॉन्ड पेयर। दूसरा हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है वो होता है लोन पेयर का। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में ये फर्क होता है कि जो बॉन्ड पेयर होते हैं वो यूटिलाइज हो चुके होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, और लोन पेयर किसी भी एलिमेंट के पास क्या होते हैं, रिजर्व पड़े होते हैं, अगर उसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग या किसी भी और चीज की जरूरत होती है तो वो कर सकता है। मिसाल तौर पर अगर मैं वाटर को ड्रा कर लूँ, ओ एच एच, तो यहाँ पे ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इन्हें हम कहेंगे बॉन्ड पेयर, लेकिन इसी के पास दो क्या ठहरे होते हैं, लोन पेयर। ये जो दो ऊपर ठहरे हुए इन्हें क्या कहते हैं, लोन पेयर। अब हमने बात की है कि वो रिपल्जन काज करते हैं और मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहते हैं, तो यहाँ से ये भी सवाल उठा कि लोन पेयर की रिपल्जन ज्यादा होगी या बॉन्ड पेयर की ज्यादा होगी। तो याद रखें, जब भी रिपल्जन की बात करेंगे सबसे ज्यादा रिपल्जन लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान होगी, उसके बाद रिपल्जन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के दरमियान हो गया, और लास्ट पे बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान। ये इनके रिपल्जन का क्या होता है, ऑर्डर होता है। पॉस्टुलेट्स नंबर 3, मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, हमारे पास सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल बॉन्ड भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। इस थ्योरी ने जब ज्योमेट्री एक्सप्लेन की तो ज्योमेट्री को लिए उसने रिजर्व कर दिया। उसने कहा क्या कि डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, इट विल बी कंसीडर एज सिंगल बॉन्ड। जिसका मतलब ये है कि अगर कोई सिस्टम है सिंगल बॉन्ड कैरी कर रहा है और वो अपने स्ट्रक्चर बना रहा है, तो डबल बॉन्ड के साथ वैसी ही चीज हो लेकिन डबल बॉन्ड कैरी करे हो, उसका स्ट्रक्चर भी क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। जैसे कि BCl2 को देखें, अभी हमने BCl2 का ऊपर स्ट्रक्चर ड्रा किया है, क्या है, लीनियर शेप है, एक साइड पे क्लोरीन है, दूसरी साइड पे भी क्लोरीन है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, इस साइड भी डबल, इस साइड पे भी डबल। अब देखिए, सिंगल होने के बावजूद ये भी 180 का एंगल बना रहा है और ये डबल होने के बावजूद क्या बना रहा है, 180। तो यहाँ से इन्होंने कहा कि डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो वो कंसीडर होगा एज अ सिंगल बॉन्ड। अब मींस कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड ज्योमेट्री में कोई रोल अदा नहीं करता, वो उसको कोई डिस्टरबेंस पैदा नहीं करता। इसलिए डबल बॉन्ड है, ये भी लीनियर है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ये भी लीनियर है, यहाँ भी एंगल 180, यहाँ भी एंगल 180 डिग्री। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देखिए, जब भी बॉन्ड पेयर पड़ा होगा तो बॉन्ड पेयर का जितना भी असर होगा रिपल्जन के लिए वो कम हो जाएगा। कब कम होगा, जब वहां पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सेंट्रल मेटल से आना चाहिए या साइड वाले से, ये बड़ा जरूरी है। मैं मिसाल तौर पर यहाँ ड्रा कर देता हूँ एक रैंडमली मॉलिक्यूल A B A। अब मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन को या स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सेंट्रल मेटल जो पड़ा हुआ है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इफेक्ट करेगा। नहीं 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 नहीं, याद रखना एक चीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो पॉइंट दिया गया है वो इन किस्म के एलिमेंट्स के दिए गए हैं कि ये अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इसकी वजह से जो इफेक्ट होगा रिपल्जन का वो कम हो जाएगा। वजह क्या है, रीजन क्या है, रीजन ये है कि जब यहाँ इलेक्ट्रॉन ठहरा हुआ है तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब खींचता है तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा उसकी करीब चला जाएगा लाइक दिस। तो अब इसके इन्फ्लुएंस या इसका जो इन्फ्लुएंस है बॉन्ड पेयर का इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जब उसका इन्फ्लुएंस यानी कि उसका इफेक्ट रिपल्जन का क्या हो जाएगा, डिक्रीज रिड्यूस हो जाएगा। इसकी वजह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के आने से जो बॉन्ड पेयर की रिपल्जन का इफेक्ट भी होगा वो भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए आप इसी चीज को एग्जांपल से समझते हैं कैसे। यहाँ पे Pi3 है और यहाँ PCl3 है। जो Pi है यहाँ पे जो एंगल होता है वो तकरीबन होता है 102 डिग्री, और यहाँ इन दोनों के दरमियान जो एंगल होता है वो होता है 100 डिग्री। वजह, आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लेस होता है जबकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इस वजह से जो बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्जन का इफेक्ट होगा वो चेंज हो जाएगा। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के आने से जो बॉन्ड पेयर का सेंट्रल मेटल एटम के हिसाब से इफेक्ट होगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, पांचवा, ओवरऑल ज्योमेट्री। देखिए ओवरऑल ज्योमेट्री जो एक स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि कितने वहां पे पेयर्स हैं। अब पेयर आपको पता है दो किस्म के हैं, बॉन्ड भी है और लोन भी है, तो वो डिपेंड करेगा टोटल पेयर कितने पड़े हैं।
लोन पेयर कितने पड़े हैं, बॉन्ड पेयर कितने पड़े हैं। मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल ड्रा किए हैं, देखिए अगर मैं मीथेन को ड्रा करता हूँ CH4 को, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा और इनमें एंगल 104.5 डिग्री का लाई करेगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं वाटर को ड्रा करूं तो वाटर में क्या होगा, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ एंगल 109 डिग्री का होगा और यहाँ पे एंगल 104.5 डिग्री का होगा। अब देखिए 109 से 104 की तरफ जा रहा है, वजह रीजन क्या है कि यहाँ आपके पास चारों के चारों कौन से पेयर हैं, बॉन्ड पेयर हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास दो लोन पेयर मौजूद हैं और दो बॉन्ड पेयर मौजूद हैं। इसी वजह से यहाँ एंगल भी क्या हो जाएगा चेंज। तो वहां भी चार पेयर है लेकिन वहां भी चार पेयर है, लेकिन ज्योमेट्री में क्या आ गया फर्क, वो डिपेंड करेगा कितने बॉन्ड पेयर होते हैं और कितने लोन पेयर होते हैं। इन द एंड शेल शेल फील्ड है या इनकम्प्लीट है, पूरा भरा हुआ नहीं है, वो भी डिपेंड करता है। मिसाल तौर पे अगर मैं H2O और H2S के अंदर फर्क करूं तो यहाँ पे आपने अभी देखा है कि एंगल कितना है, 104.5 का एंगल दे रहा है, लेकिन वहीं पे मैं जब इसके अंदर देखता हूँ तो एंगल होता है 92.2 डिग्री का। रीजन वजह क्या है, वजह ये है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन पड़ा हुआ है, इस ऑक्सीजन का शेल क्या होता है, फील्ड। जब H2O उसके साथ बाइंड करता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियॉन की तरह कंप्लीट हो जाती है और वो फील्ड हो जाता है। लेकिन जब बात करते हैं इनकम्प्लीट शेल यानी कि H2S सल्फर की, तो सल्फर के अंदर 3S 3P और उसके साथ साथ 3D भी होता है और यहाँ पे 2S और 2P बॉन्डिंग के बाद ये दोनों कंप्लीट हो गए, फील्ड हो गए शेल, इसलिए यहाँ कंसर्न थोड़ा सा अलग आ जाएगा। और यहाँ इनकम्प्लीट शेल में क्या होगा, तो 3S 3P 3D होता है, पूरा का पूरा जो थर्ड शेल है H2S बनने के बावजूद भी क्या होता है, अनस्टेबल होता है, या मैं यूं बोलूंगा इनकम्प्लीट शेल होता है, तो जिसकी वजह से इन दोनों के एंगल में क्या आ जाएगा, फर्क आ जाएगा। ये बेसिकली 6 पोस्टुलेट्स हैं जो डिस्क्राइब करते हैं कि आपका वैलेंस सॉरी वेस्पर थ्योरी किस तरीके से डिस्क्राइब करती है कि आपका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी वेस्पर थ्योरी की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और साथ साथ थोड़े से लिमिटेशंस पढ़ेंगे कि वेस्पर थ्योरी में कौन कौन से खामियां रह गई थी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।